अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज हेल्थ स्पेशल के इस प्रोग्राम में आपको वेलकम कहती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमन टॉपिक है, जैसा कि हम करंट इश्यूज़ को डील करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज का टॉपिक भी कुछ इसी टाइप का है। आपने देखा होगा कि आजकल जिस टाइप का लाइफस्टाइल है और जैसे तमाम लोगों का उठना बैठना है, तो क्या है कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आंतों के मसाइल बेतहाशा देखने में आते हैं। उसी से रेलिवेंट जो है आज की डिज़ीज़ है जिसके हवाले से हम बात करेंगे टाइफाइड फ़ीवर के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा देखने में आता है, सीजनल भी इफ़ेक्ट करता है, बहुत सारे लोगों में रिकरेंसी भी होती है, इसकी बार बार हो जाता है। तो हम इसी पे बात करेंगे, ये क्यों होता है, कैसे हो जाता है, ये टाइफाइड क्या है। ना सिर्फ ये बल्कि आजकल इसका एक स्ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड जो है, उसके हवाले से भी आपको अवेयरनेस देंगे। सबसे पहले प्रोग्राम की इब्तिदा करने से पहले अपने तमाम आने वाले गेस्ट को वेलकम कहती हूँ और बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और अपने पैनल का तारुफ़ करवाती हूँ आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं, आप देखिए, जहाँ ग़िज़ा की इम्पोर्टेंस है उसे इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर तस्कीन, और उनके साथ हैं डॉक्टर फ़ातिमा अली जो होम्यो एक्सपर्ट हैं और COH की मेंबर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हरा अली जो होम्यो एक्सपर्ट हैं और COH की मेंबर हैं। तो इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की और बात करते हैं हम टाइफाइड फ़ीवर के हवाले से। सबसे पहले डॉक्टर ज़हरा, आप बताइए कि ये टाइफाइड फ़ीवर क्या है। फीवर की एक ऐसी टाइप जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफाई, जो कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के ज़रिए हमारे इंटेस्टाइन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से फ़ीवर होता है, एब्डोमिनल पेन होती है, स्टमक इश्यूज़ आते हैं, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग होती है। इसका पॉइंट ऑफ अटैक स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन अगर इसको क्योर ना किया जाए तो ये उधर से हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और फिर लंग्स और स्टमक और सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। डॉक्टर ज़हरा ने काफ़ी डिटेल में बताया। अभी देखें, बाकियों को भी मौका देना हमने। तो ये है कि टाइफाइड क्या है, क्या इसके हवाले से बात हुई, तो ये एक फिब्राइल सिस्टमिक इलनेस है, यानी कि नाज़रीन की आसानी के लिए कि एक बुखार की एक बीमारी है जिसमें मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और स्पेसिफिकली डॉक्टर ज़हरा के मुताबिक इसका अटैक जो होता है वो इंटेस्टाइन्स पे होता है, यानी आंतों पे होता है। तो इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर फ़ातिमा, आप हमें बताइएगा कि ये जो टाइफाइड है, जैसा कि डॉक्टर ज़हरा ने बताया कि टाइफाइड है, ये एक बैक्टीरिया से होता है, नाम भी उन्होंने हमें बताया। क्या इसका कोई खुराक से भी ताल्लुक़ है? जी, इसका खुराक से भी ताल्लुक़ है। बेसिकली कंटामिनेटेड फूड, जंक फूड्स और कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। हमें पब्लिक टॉयलेट्स को अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बैक्टीरिया देखने में आता है। इसके अलावा जब हम जंक फूड्स खाते हैं, स्पेशली मानसून सीजन में, ये बैक्टीरिया वहाँ पर फैलता है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है। सबसे पहले हमारे इफेक्ट करेगा इंटेस्टाइन्स में, लेकिन वहाँ से हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, लिम्फ नोड्स को डैमेज करेगा, हमारी लीवर इसका होता है जी स्प्रेड करता है, इवन कि हमारे बोन मैरो तक जा सकता है। अच्छा, यानी इस हद तक जो है वो इफ़ेक्ट करता है कि ना सिर्फ आंतें मुतासिर होती हैं बल्कि वो बोन मैरो तक को जो है मुतासिर कर देता है। अच्छा, फिर तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो गया। तो जैसा कि आपने बताया कि ये खुराक से इसका ताल्लुक़ है, तो कंटेमिनेशन की आपने बात की, तो बात यहाँ अहमियत की जो है वो हाइजीन के हवाले से है। फिर डॉक्टर सहर, आप इस हवाले से थोड़ी रोशनी डालिए कि हाइजेनिकली हम इसको कैसे जो है वो टाइफाइड को कंट्रोल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा हमें दो डॉक्टर्स ने बताया कि सीजनल भी हो सकता है, ज़्यादा जब मानसून का सीज़न आता है तो इसका अटैक हो रहा होता है, तो उस टाइम जो है वो हाइजीन का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम वैसे तो हमें हमेशा ही सफाई एक निफ्स ईमान है, ख्याल रखना चाहिए, लेकिन जब हमें पता है कि ये एक सीज़न चेंज हो रहा है जिसमें किसी भी तरह के वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम ऐसे ही टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला हमें बता दिया गया है। तो उस कंडीशन में आपको अगर पता चल रहा है कि ये एक सीज़न आ रहा है मानसून का या वेदर चेंज हो रहा है स्पेशली, उसमें आप अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखेंगे। कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना खाएँ, कोशिश करें कि आउटडोर अपना जो है वो लिमिटाइज कर दें कुछ टाइम के लिए।
क्योंकि ये तो अब ना हैबिचुअल हो गया है कि लोग देखते हैं कि वीकेंड है तो चले बाहर आउटिंग होनी चाहिए और बाहर से खाना जो है वो ट्रेंड है कि ये करना है। बिल्कुल ठीक है, वो एक है कि फैमिली सिस्टम के भाई वीकेंड पे हम फ्री हैं जॉब से तो हम फैमिली के साथ जा रहे हैं। लेकिन आजकल जो यंग जनरेशन है स्पेशली यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो ये तो बहुत मोस्ट कॉमन देखा गया है कि फ्राइज लाजमी लेने हैं, ठीक है, शवारमा लाजमी आधी रात को मंगवाना है। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस के करीब तर कर रही होती है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि सीजनल बीमारी है ये, तो डॉक्टर साहबा आपसे ही ये क्वेश्चन है कि कौन से एरियाज जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं इस सिलसिले में? वैसे तो देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड केसेस आ रहे होते हैं, लेकिन अगर रिसर्च की बात करें या WHO की बात करें तो ये ज़्यादा स्पेशली वो लाइक हमारे साउथ ईस्ट एशिया में या ऐसे कंट्रीज जो अंडर डेवलप हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया। हाँ, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे रिस्क जो है वो रिड्यूस नहीं रहता, हाई रहता है स्पेशली सीजन में। सही। नाज़रीन, यहाँ आपको बताती चलूँ कि सालाना 2 लाख के करीब जो पेशेंट हैं वो मौत का शिकार हो जाते हैं टाइफाइड की वजह से। यानी कि टाइफाइड इतना ख़तरनाक हो सकता है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते। तो बात करते हैं आगे कि डॉक्टर साहबा आप बताइए, आप हमें बता रही थी कि टाइफाइड कैसे होता है, इसको ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आसानी के साथ बताइए कि टाइफाइड कैसे हो जाता है। जब ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर एंटर होता है तो ये सबसे पहले अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके सिम्टम्स वाज़िया होते हैं 1 to 2 वीक्स में। कभी कभार ऐसे भी होता है कि अटैक हुआ होता है लेकिन 14 डेज तक हमारी बॉडी कोई सिम्टम्स अपेयर नहीं करती, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए फिर ये इंटेस्टाइन से हमारे स्टमक को, हमारे लीवर को, हमारे लंग्स को, सबको इफेक्ट करती हैं, ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। और अगर फिर भी इसका इलाज ना किया जाए तो इवन के हमारे बोन मैरो और हमारे वाइट ब्लड सेल्स को भी अटैक करती हैं, जो कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और फिर जिगर भी मुतासिर और स्प्लीन भी जो है वो अफेक्ट कर जाती है, ये तमाम चीज़ों में। जब वाइट ब्लड सेल्स को इफेक्ट करेगी तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। सही, बिल्कुल ठीक बात है। यानी ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है अगर इसका स्प्रेड हो जाए ब्लड स्ट्रीम में। जी सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फातिमा आप बताइएगा, क्या ये बीमारी एक से दूसरे को लग भी जाती है, टाइफाइड की जो प्रॉब्लम है? जिस पर्सन के साल्मोनेला टाइफी ने अटैक किया है उसको चाहिए कि अपने हाथों को बाकायदगी से वॉश करे। अगर वो हाथों को वॉश नहीं करेगा, चीज़ों पे, सर्विस पे हाथ लगाएगा और वहाँ से कोई किसी दूसरे पर्सन ने टच कर दिया तो ये साल्मोनेला टाइफी एक से दूसरे पर्सन को लग जाता है। यानी अगर किसी को टाइफाइड का इन्फेक्शन है, उसको ये प्रॉब्लम है और पॉजिटिव आ गया है, तो हम उसके साथ खाना खा रहे हैं बैठ के, तो वी आर इन थ्रेट। जी, वी आर इन थ्रेट, वी आर इन रिस्क फैक्टर। हमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा हमें, यानी कि हो सकता है उस दौरान। जी, और जो पर्सन टाइफाइड का शिकार है उसको खुद भी चाहिए कि अपनी केयर करे, अपने आप को महफूज करे, अपने इंडोर अपने आप को लिविंग करे, दूसरों के साथ ना बैठे, ना खाए पिए, अपनी हर चीज़ को अलहदा कर ले, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पर तो ये टाइफाइड अटैक हो चुका है, तो दूसरों को बचाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस्म के कौन से हिस्से को ज़्यादा मुतासिर करता है? वैसे तो हमने इन जनरल ये की ही है बात, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन के लिए। जी, बेसिकली देखें, जो ओवरऑल हमारा एक अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, लेकिन जो पर्सन जिसकी इम्यूनिटी पहले से वीक है उस पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखें, जब भी हमें कोई भी इन्फेक्शन होगा, फीवर होगा, ठीक है, हमें कोई एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया, डायरिया, व्हाटएवर, ब्लोटिंग, कोई भी कंडीशन होगी, तो हमारा सबसे पहले खाने पीने का दिल नहीं करता। तो हमारा जो मेन इम्यून सिस्टम है या मेन हमारा डाइजेशन सिस्टम है, या ये कह लें जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे डॉक्टर ने बताया, तो मेनली जो है वो इफेक्ट हो रहा होता है। और ऑफ कोर्स हमारी डाइजेशन जब प्रॉपर नहीं होगी, ऑफ कोर्स अगर हमारी इम्यूनिटी लो होगी तो चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और सबसे ज़्यादा अटैक जो है वो डाइजेशन पे होगा। फिर हम कभी कॉन्स्टिपेशन का इलाज करेंगे, कभी हम डायरिया का करेंगे, लेकिन पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स जो है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, किसी में एक भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं या वैसे भी बताया जा सकता है। सही, ठीक। तो नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहबा ने बताया कि बैक्टीरिया जब अटैक करता है तो ये हमारी आंतों को करता है, और आंतें जब मुतासिर होती हैं तो नाजरीन आपको बताती चलूँ, अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो ये इस हद तक मुतासिर होती हैं कि इनमें परफोरेशन भी हो जाती है, यानी उनमें बाकायदा सुराख बनने शुरू हो जाते हैं और बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। ये इतना थ्रेटनिंग हो जाता है और इसी वजह से मौत होने का खदशा भी होता है। तो इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा डॉक्टर ज़ाहरा ये बताइएगा
कि जैसा कि पानी के हवाले से कहा, तो आप क्या गाइड करेंगे हमारे नाज़रीन को कि सफाई के हवाले से पानी की हम बात करते हैं कि पानी साफ़ होना चाहिए, तो अभी आप देखें कि कितना सिस्टम इस किस्म के हैं कि हमारा सीवरेज सिस्टम और सैनिटरी सिस्टम ये सारा कंबाइन होता है, समटाइम करीब करीब होता है, इसकी वजह से कंटेमिनेशन काफ़ी हो जाती है। तो क्या तदाबीर हैं जो की जा सकती हैं कि हम सफाई से जो पानी का साफ़ इंतज़ाम कर सकें? सबसे पहले तो इसका हल ये है कि हमेशा वाटर को बॉईल करके यूज़ करें। बॉईल करने के बाद जिन बॉटल्स में आप पानी डाल रही हैं वो अच्छी तरह से वॉश हुई हों, ड्राई हुई हों। उसके बाद वाटर को हमेशा ढाँप कर रखें। ये नहीं, अक्सर हम होता है कि जो ग्लास हमने यूज़ किया होता है उधर ही पड़ा होता है, उसी में पानी डाल के पी लें। ऐसा नहीं करें, हमेशा अपने सारे बर्तन वॉश करके उसमें चीज़ें करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बैक्टीरिया से बच सकें, क्योंकि इसकी मेन वजह ही गंदगी है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जिसकी वजह से टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हैंड वॉश की भी इम्पोर्टेंस काफ़ी है कि आप बाहर से आए हैं, आपने गिलास तो धो लिया, लेकिन अगर हाथ ही नहीं धोए हैं आपने, कहीं बाहर इधर लगा उधर लगा, फिर वहाँ कहीं अगर वो बैक्टीरिया अटैक किया है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। ओवरऑल हाइजीन का इश्यू है। हमेशा अगर आप अपना इन्वायरमेंट हाइजीन रखेंगे तो कभी भी आप टाइफाइड का शिकार नहीं होंगे। सही। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि तमाम डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि सफाई का ख्याल रखेंगे अगर, तो टाइफाइड से बचा जा सकता है। मज़ीद इस पे बात करते हैं कि टाइफाइड का जो डॉक्टर फातिमा आप बताइएगा कि टाइफाइड का पीक सीज़न क्या होता है? टाइफाइड का पीक सीज़न जुलाई से सितंबर है, क्योंकि इस मौसम में नमी बढ़ जाती है, क्योंकि ये मानसून का सीज़न है। रेनी सीज़न होगा और जाहिर सी बात है मच्छर भी ज़्यादा, अभी ये जो पीछे सीज़न गुजरा है, जो पीछे सीज़न गुजरा है, मच्छर ज़्यादा आएंगे, इंसेक्ट्स ज़्यादा आएंगे और सामने टाइफाइड इतना ही ज़्यादा फैलता है कि किसी एक पर्सन को भी इन्फेक्ट कर दिया, वो आगे से हज़ारों लोगों को मुलाकात करेगा और हज़ारों लोग उससे इफेक्ट होंगे। इसलिए मानसून सीज़न में बचना चाहिए, अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को घरों में रखना चाहिए, घर का साफ सुथरा खाना खाना चाहिए, बाहर से नहीं इंजॉयमेंट्स करनी चाहिए इस सीज़न में लिमिटेड। सही है। वैसे भी नाजरीन कोशिश ये करनी चाहिए कि हाइजेनिकली आप घर में ही खाएं, जो भी खाएं, ये ना करें कि बाहर की जो एक आदत डेवलप हो गई हुई है उससे बचें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। ऑल्दो कि बहुत अच्छा आपके सामने प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन हम नहीं कह सकते कितना हाइजेनिक होता है जो चीज़ आप खा रहे हैं, और वही इनटेक आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। यहाँ हम बात करते हैं कुछ इस हवाले से कि टाइफाइड को ट्रीट कैसे किया जा सकता है, आप इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए। वो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ टाइफाइड से बचना है, बहुत सारे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हैं वो हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने रोज़मर्रा बाहर भी जाना है, घर के काम भी करने हैं, बाहर से चीज़ें भी मंगवानी है, उनके सब फल सब्जी और भी काफ़ी कुछ है, या पैकेज आइटम्स भी हम खा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं। प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर मैं गाइड करूं तो सबसे पहले तो आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करें। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ऑफ कोर्स आपको कोई भी किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। अब इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए आपने विटामिन सी रिच फूड्स ले सकते हैं, जैसा कि हमारे पास लेमन है, विटामिन सी है उसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास जो है वो आजकल ऑरेंजेस का सीजन आएगा अभी, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास गाजर है, स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारे ऐसे हेल्दी। योगर्ट का भी कहा जाता है काफी, इस वाले से आप क्या कहती हैं? हाँ, योगर्ट भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक्ट करता है एज ए प्रोबायोटिक्स के तौर पर, और ये हमारे जितने भी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, स्पेशली वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उससे लाइक बचने के लिए या लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो योगर्ट जो है वो आप अगर डेली बेसिस पे पोर्शन कंट्रोल के साथ अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर लें तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी डाइजेशन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसा कि आपने बताया कि सीजनल टाइफाइड होता है, तो सीजनल टाइफाइड में भी मतलब इसी तरह से, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस है और इसी तरह से इसको हम लेके चलते हैं फूड के वाले से। देखिए आम रूटीन में तो देखिए हम किसी दिन दही का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं होगी, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कहेगा कि आप खाओ। लेकिन आप एक सीजन, ऐसे सीजन से गुजर रहे हैं जिस पर रिस्क रिड्यूस नहीं हाई हुआ है, उसमें आपने अपना खास ख्याल रखना है, अपनी इम्यूनिटी का खास ख्याल रखना है, अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखना है। उसमें जो है वो आप डेली बेसिस पे लें, अपने फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक लाजमी करें, क्योंकि हमें जितने विटामिन मिनरल्स फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स से मिल रहे हैं उतने हमें कोक से
बिल्कुल नहीं मिल उससे रहे, तो मिलते ही नहीं है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, हमें कोई ये कह ही नहीं सकता, कोई दावा भी नहीं कर सकता कि हमें विटामिन सी जो है वो कोक से मिल रहा है। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, व्हाटएवर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो आप ना 7 अप की बोतल ले लो, उसमें नमक डाल के ले लो। ये एक ठीक वो मिथ है वो ना। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि बेवकूफ़ी है। ठीक है कि आप एक ऐसी चीज, अच्छा डॉक्टर साहब वो ठीक भी हो जाते हैं? हाँ, ठीक भी एक माइंड सेट है ना, उन लोगों ने माइंड सेट बना लिया कि भाई अगर किसी का पेट खराब हुआ है घर में, तो भाई फोन कर दिया कि भाई हमारे लिए ना वो 7 अप लेते आना। उसने नमक ठीक है, डाला और नमक डाला और फिर कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो गया, लेकिन परमानेंट इलाज जो है वो हमेशा खुराक में ढूंढना चाहिए, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ऑर्गेनिक वे हो। नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि बात हो रही टाइफाइड के हवाले से, और हमने ये बात की कि ये एक बैक्टीरिया से होता है, तो इंटेस्टिनल जो इन्फेक्शंस होती हैं, जितनी भी आंतों की प्रॉब्लम्स हैं, वो ना सिर्फ बैक्टीरिया से बल्कि वायरस से, फंगस से भी होते हैं। जैसे कि ई कोलाई भी है, वो भी हो जाता है, और एच पाइलोरी के हवाले से हम देखते हैं। तो ये बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं जो आंतों को मुतासिर करती हैं, लेकिन टाइफाइड जो है वो पर्टिकुलर जी बैक्टीरिया से होता है, और ये आंतों को इस तरह मुतासिर करता है कि फिर देखने वाला हाल होता है पेशेंट का। और आप देखें, अगर जैसा कि बताया कि सीज़न में अगर देखें तो हॉस्पिटल में बहुत सारे जो है वो रश लगा होता है ऐसे पेशेंट्स का। जगह जगह पे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और वो पेट दर्द की शिकायत लेके आ रहे होते हैं, डायरिया हो रहा होता है उनको, लेकिन समटाइम ये समझ ही नहीं आ रही होती कि इनको क्या इशू है। वो वॉमिट भी कर रहे होते हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। तो यही जानने के लिए हम बात करते हैं अपनी डॉक्टर से। जी डॉक्टर ज़ारा, आप बताइएगा कि टाइफाइड अगर हो जाता है किसी को तो उसकी क्या अलामात हो सकती हैं, क्या वो सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल जाता है? जब आप पे बैक्टीरिया अटैक करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पे फ़ौरन सिम्टम्स अपेयर हों। ज़्यादातर इसके सिम्टम्स 7 to 14 डेज़ के अंदर अपेयर होते हैं, लेकिन सबसे मेन सिम्टम जो इसका है, ऐसा फीवर जो पहले आप में लो फीवर रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती जाती है ये फीवर तेज़ होता जाता है और 104 डिग्री तक भी ये आ सकता है। मतलब शदीद फीवर इसकी सबसे मेन सिम्टम है। इसके अलावा जैसे ये इंटेस्टाइन पे अटैक करती है, तो सबसे पहले आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, आपको पेन हो सकती है, आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, ये भी इसकी एक बहुत मेन सिम्टम्स है। फीवर के साथ जब भी ये सिम्टम्स आए, सबसे पहले हमें इसके सिम्टम्स को देखकर टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि हमें बहुत जल्द पता चल सके कि ये टाइफाइड है, ताकि हम इसका ट्रीट कर सकें और मरीज की जान बचा सकें। सही, जैसा कि फर्स्ट वीक में जब इसकी अलामात सामने आती हैं तो आपने बताया पेट में दर्द होता है, और इसके साथ ही साथ एनोरेक्सिया की कंडीशन भी हो जाती है, बिल्कुल भूख ही नहीं लगती है, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम खराब होगा तो सबसे पहले आप एनोरेक्सिया में जाएंगे, सर में दर्द रहता है, नहीं करेगा कि मैं खाऊं, आपको नोजिया हो जाएगा खाना देखकर। सही, इस वजह से। और जिस्म में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है यानी फर्स्ट वीक में ही, और फिर उसके 7 to 14 डेज के अंदर अंदर ये सब कोई थकावट रहना स्टार्ट हो जाती है ना पेशेंट को, हाँ, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, उसके तमाम मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और नाज़रीन, अगर देखा जाए, ऑब्जर्व किया गया है तो उसमें ये चीज़ भी होती है, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन भी देखी जाती है कि पेशेंट की हार्ट बीट जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, मायल्जिक कंडीशंस होती हैं, उसके तमाम मसल्स जो हैं वो पेनफुल रहते हैं। तो आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को और बात करते हैं इस हवाले से कि एक वो टाइप आजकल बहुत ज़्यादा है, XDR टाइफाइड क्या है ये? डॉक्टर फातिमा, आप हमें गाइड कीजिएगा। XDR बेसिकली एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड है। इसमें टाइफाइड के जितने भी आप एंटीबायोटिक्स देना चाहेंगे उन सबसे रेजिस्ट कर जाएगा। अच्छा, टाइफाइड के एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करते हुए ये बार बार टाइफाइड होता जाएगा और ये क्योर नहीं कर सकता। अच्छा, इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में हमारे आप नाज़रीन को बताइएगा कि वो नहीं जानते कि ये रेजिस्ट करना क्या है, इनको आप बताइए कि किस तरह से। पहले से ही पेशेंट कुछ ऐसी मेडिसिन ले चुका होगा, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स ले चुका होगा कि टाइफाइड के एंटीबायोटिक्स उन पर असर नहीं करेगी और बिल्कुल बेअसर हो जाएंगी और टाइफाइड का अटैक बार बार उन पर होता जाएगा। सही, वो क्योर बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए हमें उसको रेस्ट देना चाहिए, उसकी डाइट बेहतर करनी चाहिए, उसको कुछ मल्टीपल एंटीबायोटिक्स हमें देनी चाहिए, किसी एक एंटीबायोटिक से वो कभी क्योर नहीं कर सकेगा। अच्छा, तो ये भी बता दीजिए कि ये XDR टाइफाइड जो है पाकिस्तान में मौजूद है? जी, ये पाकिस्तान में 2016 से देखा जा रहा है, अब तक 15,000 से अबव केसेस इसके आ चुके हैं। अच्छा, यानी ये चीज़ मौजूद है? ये चीज़ मौजूद है। और नाज़रीन, आपको ये बताती चलूँ क्योंकि ये चीज़ इसलिए भी है कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है। अभी देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ले ली जाती है। इसी हवाले से बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो रही है टाइफाइड फीवर के हवाले से। टाइफाइड फीवर जिसे स्लो फीवर भी कहा जाता है,
एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है और एंट्राइटिस के नाम से भी हम जानते हैं। और बात हो रही है आंतों की इन्फेक्शन के हवाले से, जो बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लमेटिक है ये केस। ना सिर्फ ये कि बैक्टीरिया की वजह होती है, बल्कि ये कि बहुत सारी अनहाइजेनिक कंडीशंस जो हैं इस बैक्टीरिया को लाने के मौजब बनती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम खाते पीते हैं, जो बाहर आउटिंग के दौरान या फिर ये बच्चों में आदत होती है, स्लांटी, पापड़ वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें खाते हैं, ये काफ़ी अनहाइजेनिक होती हैं और ये आंतों को मुतासिर करती हैं। तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। बात हो रही थी XDR टाइफाइड की, और इस हवाले से आप बताइएगा कि MDR और XDR टाइफाइड में कोई फ़र्क है, इनमें कोई फ़र्क है? जी जी बिल्कुल। देखिए ये जो XDR जैसे डॉक्टर ने हमें बताया, ये है ड्रग रेजिस्टेंट। ठीक है कि आपने कोई ऐसी एंटीबायोटिक ली है लेकिन वो बेअसर हो रही है, वो इलाज नहीं कर रही, ठीक है, कंट्रोल कर रही है लेकिन परमानेंट इलाज नहीं कर रही। कुछ टाइम के फीवर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो MDR ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। अच्छा। ठीक, इसमें जो है वो मल्टीपल जो है वो हम लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली असर नहीं कर रही होती। यानी कि एक्सटेंसिव ड्रग जो है उसमें तो हम ये करते हैं कि एंटीबायोटिक जो यूज्ड हुए हैं वो दे रहे हैं, और उस दौरान में वो कभी ठीक हो जाता है, कभी रिलैप्सिंग हो जाती है, बार बार हो जाता है। लेकिन मल्टीपल में तब मेरा ख्याल वो दी जाती है ना कि जब वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर एक से ज्यादा एंटीबायोटिक। सेकंड स्टेज होती है कि एक पेशेंट है वो XDR पे था, कुछ टाइम के लिए वो चला गया, अब जब दोबारा वो कंसल्टेशन उसने ली, डॉक्टर के पास गया, तो फिर वो MDR पे शिफ्ट हो गया। ये एक क्रोनिक कंडीशन है, क्रोनिक स्टेज है कि भाई जब आपका फीवर लाइक जल्दी ठीक नहीं हो रहा या आप इस कंडीशन से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि बीमारी कोई भी हो वो एक्यूट से क्रोनिक की तरफ जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं ये कहूँ कि मैं रात में सोई थी, सुबह उठी तो 10 kg मेरा वेट गेन था। ऐसा नहीं हुआ ना कभी। ऐसा नहीं होता। सेम ऐसे प्रोग्रेसिव होता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही कोई भी फीवर है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी बीमारी है, वो हमेशा एक्यूट लेवल से क्रोनिक की तरफ जाएगी, फिर उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही किया जाएगा। सही। अच्छा, तो डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर ज़हरा सॉरी, आप बताइएगा कि हमारी होम्योपैथी इस सिलसिले में क्या रोल प्ले करती है टाइफाइड के सिलसिले में? होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है टाइफाइड को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन होम्योपैथी इंडिविजुअल को ट्रीट करती है, इसलिए हम टोटल साइन एंड सिम्टम्स लेकर कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, बैप्टीशिया है, बेलाडोना है, एपिकॉक है, चाइना सर्फ है, चाइना फास है, लेकिन हम कोई भी एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं। इस तरह की इन्फेक्शन है, हम इन सारी मेडिसिन के साथ इग्नीशिया देते हैं क्योंकि वो एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है। लेकिन हम ओवरऑल साइन एंड सिम्टम्स देखकर इनमें से कोई एक या दो मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे। हम सेल्फ मेडिकेशन होम्योपैथी में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम ओवरऑल सिम्टम्स नहीं देखते हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिम्टम चेंज होने से हमारी पूरी मेडिसिन चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बयान किया। और इसमें बिल्कुल इसी तरह से है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम देखते हैं। अब देखिए, अगर कि किसी पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा निढाल कैफियत है, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा, तो डेफिनेटली हमारी बैप्टीशिया बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ओवरऑल आप अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है तो उस सिलसिले में पायरोजीनम और एक्नीशिया को ज़रूर याद रखिए। नाज़रीन, यहाँ एक बात कहती चलूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और किसी मुस्तनिद डॉक्टर से बात किए बगैर, मसला डिस्कस किए बगैर कभी भी मेडिसिन कोई ख़ुद से इस्तेमाल ना कीजिए। तो इसी हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं कि आप बताइए डॉक्टर फातिमा कि क्या ये जो कौन से फ्रूट्स और कौन सी वेजिटेबल्स जो हैं वो बेनिफिशियल हो सकती हैं इस सिलसिले में कि अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो वो इस तरह के फ्रूट्स खाएं, ये वाली वेजिटेबल्स यूज़ करें। वो आपने बतानी है कि कौन सी हो सकती हैं जो बेहतर हो सकती हैं पेशेंट के लिए, वो बेटरमेंट की तरफ आ सकता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें तो इसमें हम रिच फाइबर्स कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती हैं और इस वजह से उस पर बोझ पड़ता है। जबकि नॉर्मल तो काम नहीं कर रही, बिल्कुल, और नॉर्मल तो वो फायदेमंद होता है, फाइबर वाला हम कहते हैं खाएं। इसलिए रॉ वेजिटेबल्स कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। बॉइल्ड पोटैटो आप यूज कीजिए, सैलेड भी नहीं यूज करना चाहिए, सैलेड भी आप यूज नहीं करें। अब बनानास लीजिए, बनानास पोटेशियम रिच होते हैं और वो इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं। सही। इसमें बनानास आ जाएंगे, पीट्स, ग्रेप फ्रूट्स हमारे आ जाएंगे, वाटरमेलन, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हो रही है, वाटरमेलन यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। सही। आप फ्रेश जूसेस लीजिए और कुछ इस तरह की चीज़ें जो इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह आजकल खिचड़ी, साबूदाने की खीर, हलवे आप यहाँ पर ले सकते हैं। सही। जिस इस तरह की डाइट्स जो आपके इंटेस्टाइन पर कम से कम बोझ डालें और आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। इसमें आप कोकोनट वाटर को ऐड करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि डिहाइड्रेशन को बहुत अच्छे से कम करेगा। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, कुछ वेजिटेबल्स के हवाले से भी बताइए कि अगर किसी को थोड़ा बहुत जिस तरह करी की फॉर्म में, सालन की फॉर्म में देना चाहिए तो कौन से ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो दी जा सकती हैं जो डाइजेस्टेबल भी हों और
ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो सके। यहाँ पर आप कद्दूशीफ को यूज़ कर सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है। लेकिन उसको बहुत अच्छे से आपने पकाना है, उसको बिल्कुल नरम करके सूप फॉर्म में दिया जा सूप सकता फॉर्म है। में दे सकते हैं, आप चिकन का सूप ले सकते हैं, आप मीट्स खा सकते हैं, सही। लेकिन उनको अच्छी तरह से पकाकर उनको नरम करके फिर आपने यूज़ करना है। ठीक है। किसी भी किस्म की आप यखनी यूज़ कर सकते हैं, फिश का सूप आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगी। बिल्कुल। और यहाँ पर एक पॉइंट जो डॉक्टर साहब ने बताया वो ये कि रॉ जो है वो चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम दे सकती है। तो याद रखिए कि जो चीज़ अच्छे तरीके से नहीं पकी हुई, आधी कच्ची है आधी पकी हुई है, या प्रॉपरली मीट के हवाले से भी आपको बताऊं अगर ये चीज़ नहीं है तो वहाँ भी टाइफाइड होने के चांसेस हो सकते हैं। बात करते हैं अपनी डॉक्टर सहर से। जी डॉक्टर सहर, आप हमें बताइएगा कि सीजनल जो टाइफाइड है वो मरीज़ों के लिए मतलब कौन सी डाइटरी मॉडिफिकेशन होती है, इसी डाइट के हवाले से ही थोड़ा सा मज़ीद गाइड कीजिएगा। जी मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ, डॉक्टर ने वैसे बहुत अच्छा बताया, लेकिन देखिए हमारा बेसिकली स्टमक इफेक्ट हो रहा है, हमें भूख नहीं लग रही, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोगों ने कैलोरीज अपनी फुलफिल करनी है, हम लोगों ने खाली पेट तो नहीं रहना है, ऐसे तो वीकनेस पेशेंट को और ज्यादा होगी। तो हमेशा ऐसी डाइट का इंतखाब करें आप, स्पेशली इस कंडीशन में जो हमें ग़िज़ाइयत तो दे रही हो लेकिन कैलोरीज कम दे रही हो। सही। ठीक है, कैलोरी रिच फूड नहीं लेनी, स्पेशली जैसा कि हम लोग कैलोरीज ज्यादा ले रहे हो, लाइक जैसे हम लोग कहें कि हम लोग कोई शेक ले रहे हैं, बनाना शेक है, या उसके अलावा हम लोग स्ट्रॉबेरी शेक है, डेट शेक है, ठीक है, वैसे आप फ्रूट्स लें, नो इशू, लेकिन आपने जो है उसको हाई कैलोरी नहीं बनाना कि वो डाइजेशन में इशू करे और बाद में जो है वो सब कुछ बाहर आ जाए वोमिटिंग के थ्रू। क्योंकि वो जैसे आम लफ्जों में कहा जाता है कि भारी हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है तो आप उसको इसबगोल का छिलका जो है वो पानी में मिला के दें या दही में मिला के दे दें, इजीली डाइजेस्टेबल है। अगर पेशेंट को डायरिया है टाइफाइड में तो डायरिया के साथ आपने कभी भी इसबगोल का छिलका पानी में मिलाना नहीं है, पानी के साथ देना है। सही। ठीक है, ये रेमेडी हो सकती है। उसके अलावा जो है वो हमेशा आप जो है लाइक जिस तरह से सॉफ्ट डाइट जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, आप वो रिकमेंड करें। बिल्कुल सही। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे तमाम डॉक्टर्स ने दी इस हवाले से, और स्पेशली काफ़ी डिटेल में बताया कि क्या चीज़ें खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, किनको अवॉइड करना चाहिए। डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं कि टाइफाइड से कैसे बचाव मुमकिन है। डॉक्टर ज़हरा, आप हमें बताइएगा। जैसे कि पहले बात हो चुकी है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है हमारी हाइजीन से। तो जितना आप सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, अपनी फैमिली को हाइजीनिक रखेंगे, आप इससे बच सकेंगे। जैसे सफाई निस्फ़ ईमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने माहौल की सफाई का ख्याल रखें। जब भी बाहर से आएँ या खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद लाजमी हैंड वॉश करें। उसके अलावा जब हम दिन में 5 दफ़ा वज़ू करते हैं, सिर्फ हैंड वॉश नहीं करते बल्कि कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, ओवरऑल हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह अपने घर को साफ रखें, अपने घर में सफाई मेंटेन रखें। ऐसी कंपनी में ना बैठें जहाँ हाइजीन का ख्याल ना, आपके दोस्त हैं जो नहीं हाइजीन का ख्याल रखें उनसे अवॉइड करें। आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो आप टाइफाइड से लाजमी बच सकेंगे। वाटर बॉयल करके पिए और रॉ वेजिटेबल्स, रॉ एग्स को अवॉइड करें। ख़ास तौर पर जब आपको पता हो कि सीज़न टाइफाइड का है तब तो ऐसी फूड से लाजमी अवॉइड करें जिनसे आपको पता है कि टाइफाइड हो सकता है। जी नाज़रीन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जारी है। इस हवाले में ऐड करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि जैसा कि बॉयल करने के हवाले से बताया कि पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। मिनरल वाटर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसकी वो बात नहीं होती जो बॉयल वाटर ज़रूरी होता है ऐसे मौके पे। और वहाँ पर अगर आप उसमें जो छोटी होती है इलायची, सब्ज़ इलायची जो होती है वो आम घरों में मौजूद होती है, अगर आप उसके चंद दाने उसमें डाल लेते हैं पानी में तो वो बहुत ज़्यादा हल्का भी हो जाता है, यानी इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है और पेशेंट के लिए वॉमिट नहीं होती, उससे वॉमिट नहीं होती। तो अगर वॉमिटिंग जारी है और मतली की कैफियत है पेशेंट को, बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है घरों में, तो पेट में दर्द होता है, तो इस तरह की कंडीशन में जब आप ऐसा पानी देते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसके साथ ही साथ जो बात अभी हुई कि रॉ का ये जो है क्या कहते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए,
यहाँ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मार्केट से लेके आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और जब उनको अगर खाना बनाने लगते हैं तो वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे तौर पे वॉश आउट करें, बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिए, क्योंकि अगर कोई चांसेस हैं भी इस टाइप के कहीं से कोई बैक्टीरिया उसके ऊपर मौजूद भी है तो वो इस तरह से साफ़ हो जाता है। और इसी तरह से फ्रूट्स जैसे खाते हैं, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ की बिल्कुल केयर ही नहीं करते हैं कि जैसे बनाना है कि इसके ऊपर तो पील्स हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसको इसी तरह से ले लिया जाए, बट इट इज़ नॉट गुड। आपको चाहिए कि जो भी फ्रूट इस्तेमाल करें हो, चाहे उसके ऊपर पील्स हैं उनको छील के साफ करके निकाला जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसको धो के इस्तेमाल कीजिए। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी हाइजीन भी अच्छी रहेगी और आप टाइफाइड से बच सकेंगे। अब बात करते हैं इस हवाले से कि डॉक्टर फातिमा आप बताइएगा कि इम्यूनिटी का क्या रोल है इस सिलसिले में। थोड़ा सा तो हमने इम्यूनिटी के हवाले से पहले भी बात की और टाइम टू टाइम डिस्कस कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी का रोल क्या है ये बताएं कि इम्यूनिटी अगर किसी की कमज़ोर है, क्या सिर्फ यही बात है कि अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क़ुव्वत मुदाफ़त उसकी ठीक है, तो क्या उसको टाइफाइड नहीं हो सकता? देखें, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यूनिटी का एक ऐसा निज़ाम पैदा कर चुका है, पैदा किया हुआ है कि जब भी कोई बाहर से हमारे पर जर्म्स या कोई सेल हम पर हमलावर करते हैं, ये पहले खुद अटैक करते हैं, खुद उनसे फ़ाइट करते हैं, उनके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग भी है वो भी इस टाइफाइड का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है और वो अफेक्ट जब इंटेस्टाइन्स को करेगा सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी रोल प्ले करेगी, लेकिन जैसे ही स्प्रेड आउट करके हमारे बोन मैरो तक चले जाएगा, हमारे टी सेल्स को अटैक करेगा, वहाँ पर हमारे वाइट ब्लड सेल्स बहुत हाई देखने में आएंगे, सीबीसी हम करवाएंगे, हमारे वाइट ब्लड सेल्स हाई हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आकर हमारी इम्यूनिटी दम तोड़ जाएगी। उसके बाद हमें इसको रिकवर करना पड़ेगा, हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी, अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर बात करें जिनकी वीक इम्यूनिटी है उनको तो बार बार टाइफाइड हो सकता है, वो एक्सट्रा कंडीशन में जा सकता है। अच्छा डॉक्टर फातिमा, अब इम्यूनिटी के हवाले से बात हो रही, तो हमारी कौन सी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकती हों ऐसे प्रॉब्लम में? हमारे पास जैसीमियम, इकिनेशिया और एपिकॉक, चाइनाफ इस तरह की मेडिसिन हम ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। अगर हमें बहुत ज़्यादा वोमिटिंग और नोज़िया की कंडीशन हो रही है और साथ में वीकनेस, बुखार और टाइफाइड वाली कंडीशन है तो एपिकॉक यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गया, इवन कि हम इतने निढाल हो गए, हम चलने फिरने से कासिर हो गए हैं, वहाँ पर हम इकिनेशिया का यूज़ करें, क्योंकि इकिनेशिया किसी भी इन्फेक्शन को रोकने में और बॉडी को मेनटेन करने में हमारी हेल्प करती है। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन आप ही से है कि जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ मेडिसिन के हवाले से और कंडीशंस के हवाले से अगर टाइफाइड ने लिवर को इफ़ेक्ट कर दिया है, स्प्लीन को इफ़ेक्ट कर दिया है, तो देन हमारी कौन सी मेडिसिन है जो फ़ायदेमंद हो सकती हैं? लिवर और स्प्लीन को अटैक करने के बाद हम इसको चाइनाफ देंगे। चाइनाफ हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, क्योंकि तमाम कंडीशन बहुत ज़्यादा वीकनेस की हो गई है और स्प्लीन बेसिकली यहाँ पर बढ़ जाएगा और स्प्लीन को साइज में कम करने के लिए हम चाइनाफ इस्तेमाल करेंगे। चाइनाफ है, चिनोनिंथस हमारी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, चेरिडोनियम इसको हम देंगे। अगर पेलनेस की तरफ जा रहा है पेशेंट, चेरिडोनियम, यानी जहाँ सिम्टम्स बदलती जाएंगी हमारी मेडिसिन जो है उसके मुताबिक होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। हम टाइफाइड को डील करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मैं टिप देना चाहूंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि इसको बुखार हो गया तो ये नहाए ना, ये बाथिंग ना करे, इसका बुखार ना बढ़े। सही बात, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बुखार जहन्नम की तपश की वजह से होता है, इसको ठंडे पानी से ठंडा करो। बहुत बेहतरीन बात। नहाना चाहिए, वहाँ पे हमें एसी के अंदर पेशेंट को लेटाना चाहिए। जितना ज्यादा उसको ठंडक फील होगी उसका बुखार उतना कम होगा। नाज़रीन, बल्कि ये बहुत ही खूबसूरत बात डॉक्टर साहिबा ने बताई। डॉक्टर फातिमा ने हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। तो यहाँ ये चीज़ आपको बताती चलूँ कि जैसा कि देखा जाता है कि पेशेंट्स को बुखार होता है, बच्चों को बुखार हुआ होता है तो ठंडे पानी की पट्टियाँ की जा रही होती हैं। इसे बड़ा वो ओल्ड ट्रेंड समझा जाता है, बट इट इज़ वेरी यूज़फुल। और वाकई में जिस तरह से टेम्परेचर डाउन इस तरह से होना शुरू होता है ना, और किसी चीज़ से नहीं होता। सिर्फ दवाइयों पे इक्तफा ना किया कीजिए, बल्कि ये कि ये वो चीज़ है कि जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को बुखार है या बड़े को बुखार है तो आपका काम है कि ठंडे पानी की पट्टियाँ कीजिए। ठंडे पानी से मुराद ये नहीं कि उसमें बर्फ़ ही डली हो और वो आइसी ही ठंडा हो तो ठंडा पानी है, मतलब रूम टेम्परेचर जो है उसका भी पानी जो है वो आप अगर लेके पट्टियाँ करेंगे तो बुखार उतरना शुरू होता है। और ये एक अच्छी तरीका होता है बुखार को उतारने का।
और यहाँ हम बात करेंगे हम इस हवाले से कि सीजनल टाइफाइड के हवाले से हमने बात की डॉक्टर साहिबा कि ये होता है, तो सीजनल टाइफाइड जो है उसकी रिकरेंसी जो है उसके चांसेस क्या ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, या कि सिर्फ उन्हीं लोगों को होने के चांस होते हैं कि जिनको हमेशा हो रहा होता है सीजन में, ये बताइएगा। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को हो रहा हो हमेशा ही उनको होगा। हो सकता है उन लोगों ने अपनी इम्यूनिटी अच्छी कर ली हो, अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया, ठीक है, लाजमी नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, जब सीजन है तो एक कोई भी नॉर्मल पर्सन भी इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है। यानी कि जिस तरह की कॉजेज हमने डिस्कस की कि वो डाइट की वजह भी हो सकती है। हाँ, बहुत सारी मल्टीपल रीजंस होती हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं हर डिजीज के पीछे, हर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन के पीछे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि टाइफाइड एक पर्सन को हुआ है, ठीक है, उसको पिछले साल हो रहा था तो अब सबको ही ऐसा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, किसी का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, कोई आउटडोर ही सिर्फ कंजप्शन कर रहा होगा डेली बेसिस पे, सुबह दोपहर शाम का खाना, जो स्पेशली हॉस्टलाइट स्टूडेंट्स हैं, ये उनमें केसेस बहुत सारे देखे जाते हैं हमेशा जब भी सीजन चेंज होता है। या उसके अलावा हॉस्टल्स में ही हाइजीन का ख्याल भी ज्यादा नहीं रखा जाता अमूमन। अगर हम लोग अपनी हर जगह, चाहे हमारा ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, उसको हम अपना घर समझें तो ऑफकोर्स हम घर की तरह जो है वो मेंटेन रख सकते हैं हाइजीन कंडीशन को, उसी मुताबिक आप लेके चलें तो। हाँ जी, वरना कि ये सोच लें कि नहीं अब हम बाहर हैं तो हमने बाहर से ही खाना है, बाहर से ही खाना है। तो लाइक हमें कुकिंग का वैसे तो गर्ल्स को शौक होता है, कुछ बॉयज को भी होता है, तो अच्छी बात है अगर आपको होममेड कुछ भी रेसिपी ट्राई कर लें तो ये ज्यादा अच्छी बात है। जैसा कि बात हुई कि रिकरेंसी के हवाले से कि बार बार होने के चांसेस होते हैं, तो नाज़रीन आपको बताती चलूँ 10% केसेस ऐसे होते हैं कि जो रिकरेंसी होती है उनमें 10% ही केसेस ऐसे होते हैं कि जो लीवर और स्प्लीन लेवल पे जाके मुतासिर करते हैं पेशेंट को, और फिर कंडीशन जो है कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चली जाती है। अब बात हो रही कॉम्प्लिकेशंस की, तो हम पूछ लेते हैं अपनी डॉक्टर ज़हरा से कि जी डॉक्टर ज़हरा, आप बताइएगा कि टाइफाइड अगर नहीं ट्रीट किया गया तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं, क्या पेचीदगियाँ सामने आ सकती हैं? ये इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, तो इंटेस्टाइन से जब ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ये सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा ब्लड तमाम ऑर्गन तक पहुंचता है। लेकिन इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल परफोरेशन होगी, हमारे ब्रेन सेल्स इन्फ्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा मेनिंजाइटिस हो सकता है, पानी पड़ सकता है, उसमें ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा उसे इफेक्ट करेगा, स्प्लीन में जाएगा इफेक्ट करेगा, हमारे ओवरऑल सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाएंगे अगर इसे ट्रीट ना किया जाए। स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन होता है, और जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है सबसे पहले स्प्लीन अपना साइज़ बढ़ाती है। इसके अलावा लीवर, जैसे कि ब्लड को साफ़ करने में कहा जाता है कि लीवर काम करता है, जब वो काम करेगा ब्लड को साफ, उसके अंदर जितना ब्लड आएगा उनमें इन्फेक्शन होगा तो लीवर भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इस तरह हमारे सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे, जहाँ जहाँ ब्लड की सप्लाई पहुंचेगी वो वहाँ थोड़ा करे ज्यादा करे लेकिन इफेक्ट लाजमी। यानी मेजर पॉइंट यही है कि जहाँ ब्लड स्ट्रीम जो हमारा खून जहाँ जहाँ सप्लाई दे रहा है और जहाँ जहाँ तक वो बैक्टीरिया पहुंच चुका है, बस वो तमाम ऑर्गन जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। कोई थोड़े होंगे, कोई ज्यादा होंगे, लेकिन इफेक्ट लाजमी होंगे। सही। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातों का पता चला और बहुत सी ऐसी बातें डिस्कस हुई जिनके बारे में अभी तक पता ही नहीं था। जैसे कि ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड के हवाले से बात हुई कि ये जो है काफ़ी थ्रेटनिंग किस्म का है और बावजूद मेडिकेशन के भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। यहाँ थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताते चलिए आप डॉक्टर फातिमा कि क्या कोई ऐसे टेस्ट मौजूद हैं कि डायग्नोज किया जा सकता है टाइफाइड को? जैसे ही आपको फ़ीवर की कंडीशन सामने आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करें, सबसे पहले तो आप रेस्ट कीजिए। आप 5 से 6 दिन मुकम्मल रेस्ट करके देखें कि आपका फ़ीवर ठीक हो रहा है, कि आपकी सिम्टम्स डाउन हो रही हैं। अगर नहीं हो रही तो आप विडाल टेस्ट करवाएं, आप टाइफाइड करवाएं, आप CBC करवाएं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएं। वहाँ पर आपको वाइट ब्लड सेल्स आपके हाई होंगे और वो बेसिकली टाइफाइड की वजह से हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि बेसिकली टाइफाइड हमारे सिर्फ कंटामिनेटेड फूड और वाटर से नहीं फैलता, बट आल्सो इट इज़ थ्रू फीसिस एंड यूरिन, और इसी वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए पब्लिक टॉयलेट्स को। जब भी वहाँ पर जाएं आप कोशिश कीजिए कि सफाई का खास ख्याल रखिए, पहले फ्लैश आउट कीजिए फिर आप यूज़ कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नाजरीन के, बहुत सारी इन्फेक्शंस जो हैं वो अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से होती हैं, और अनहाइजेनिक कंडीशन सिर्फ खाने पीने के दौरान नहीं होती बल्कि टॉयलेट और ये जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं उनको यूज़ करने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो अब इस तरह से है कि आप हमें कोई मैसेज देना चाहिए हमारे नाजरीन को कि टाइफाइड से कैसे जो है वो बचा जा सकता है, वो चाहे सीजनल हो या फिर ये ड्रग रेजिस्टेंस है, इसके हवाले से थोड़ा सा।
जी, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमेशा जो है वो अपने लाइफस्टाइल पे काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ। पहले ज़माने में जो है हमेशा इलाज खुराक से किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया, ज़माना आया, तो हमें ना मेडिसिन खाना बहुत आसान लगता है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स के भाई डोर स्टेप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लिया है, भाई डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दे दिया, आप ले आए। बस मैं कहती हूँ कुछ सेकंड भी नहीं लगते मेडिसिन खाने में, लेकिन वो मेडिसिन जब आप ले रहे होते हैं, हाई साल्ट ले रहे होते हैं, तो आपके ऑर्गन्स या आपके स्पेशली किडनीज जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमें डिटेल्स बताई और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। नाजरीन, किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया अपने तमाम डॉक्टर्स के आने का, थैंक यू सो मच, और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।